गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं नूरुस सलाम आपका स्वागत करता हूं। बेटा, सुबह सुबह हम टॉप करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, डेली डेली आपको करंट अफेयर का डोज मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया जो भी करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं, तो पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, है ना। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्विज वगैरह है वो भी आपको बेटा कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं चाह रहे हैं तो सीधे सर्च मारिए टारगेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे नए बैचेस जो हैं एनडीए के, बेटा वो पर कांटेक्ट कर ले, ताकि पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी क्वायरीज है आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज हैं, लखनऊ में है, इसे याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज K2-18b? K2-18b बेटा क्या है? तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। आप प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, आप प्लैनेट इनसाइड द सोलर सिस्टम, अ मिसाइल टेक्नोलॉजी, इट इज अ ब्लैक होल मूविंग टुवर्ड द अर्थ, है ना। आपका चार ऑप्शन है बेटा। तो K2-18b क्या है? अ प्लैनेट आउटसाइड द अर्थ सोलर सिस्टम। बेटा, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसके बाहर एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे माना जा रहा है लाइफ है ना। ये हमसे, मतलब अर्थ से, है ना बेटा, 120 लाइट ईयर दूर है ना। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखिएगा। 120 लाइट ईयर दूर है। और साइंटिस्टों ने यहाँ पर दो तरह के केमिकल्स पाए हैं, एक है DMS एंड DMDS। और ये केमिकल तभी रिलीज होते हैं जब किसी जगह पर लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इनका ये मानना है कि भैया ये यहाँ पर लाइफ हो सकती है ना। और इस तरह का जो प्लैनेट है ना, K2-18b जो इसका नाम रखा गया है ना, इसका स्काई जो है वहाँ पे हाइड्रोजन बहुत पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही साथ इसका जो सी है उसके अंदर फाइकोफ्लाइटन वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि एलियन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है, सॉरी हमारे बोल सकते हैं अर्थ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो K2-18b एक क्या है? एक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। 120 लाइट ईयर्स है बेटा, याद याद रखिएगा, है ना। 120 लाइट ईयर्स। ठीक, हमारे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। एक सन है और 8 प्लैनेट्स है ना। शुरुआत किससे होती है? मरकरी से, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। शुरू के जो 4 प्लैनेट है ना, उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और बाहर के जो 4 प्लैनेट है उसे हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो, देखिए अब ये प्लैनेट न्यूज़ में आया है तो सोलर सिस्टम अपने आप ही न्यूज़ में आ जाएगा, है ना। सोलर सिस्टम में हमारे पास सन है, ये सन के बाद आपका मरकरी, देन बेटा वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, है ना बेटा। यूरेनस यू से होगा ये, यूरेनस, देन नेपच्यून। ये बाहर वाले गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं। और ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉक प्लैनेट। ठीक है, इसे जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो है बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती चली जाए, है ना। तो याद रखिएगा, सोलर सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कदार ये क्वेश्चन बनता है कि सोलर सिस्टम में वो कौन सा ऐसा प्लैनेट जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ये दोनों के पास सैटेलाइट बेटा क्या है? सैटेलाइट यहाँ पे 0 है। सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप इन सारी चीज़ों को समझोगे बेटा आपके लिए उतना अच्छा रहे। सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही ईजी है ना। अब देखो, ये तुम्हारा करंट अफेयर है, और ये इससे रिलेटेड जो पीछे फैक्ट है वो मैंने लिख दिए हैं।
ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन हमें वीडियो को इतना लंबा नहीं करना है ना। व्हाट हु हैज रिसेंटली वॉन द फाइड विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? तो भैया महिला की विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो भैया आप इनको देख रहे हैं, है ना, जू वेंजुन, है ना। जू वेंजुन ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, इसे याद रखिएगा। जू वेंजुन की अगर हम बात करते हैं तो ये इनका चौथा टाइटल है। ये इनका कौन सा टाइटल है बेटा? फोर्थ टाइटल है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट जो थी, है ना, वो थी आपकी रशिया की, उनका नाम था वीरा मेंचिक, याद रखिएगा। कहाँ से थी? रशिया से थी। तो ये तो पॉइंट्स है बेटा, आपको ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट 3D मिलिट्री बंकर बीन कंस्ट्रक्टेड? भैया भारत का पहला मिलिट्री बंकर कहाँ पे बना? तो वो बना भैया लद्दाख में। कहाँ बना? लद्दाख में। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन इसे याद रखिएगा, लद्दाख है। और ये आईआईटी किस आईआईटी की मदद से बना बेटा? आईआईटी कौन सी आईआईटी की मदद से? आईआईटी हैदराबाद की मदद से बना, याद रखिएगा। कौन सी आईआईटी की मदद से बना? आईआईटी हैदराबाद। और ये 3D प्रिंटेड बंकर है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना? तो प्रोजेक्ट बेटा कौन सा है? प्रोजेक्ट पहल। प्रोजेक्ट बेटा कौन सा है? प्रोजेक्ट है आपका प्रबल, सॉरी, है ना, प्रोजेक्ट प्रबल। याद रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत बना। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बेटा? प्रोजेक्ट का नाम मत भूलिएगा, प्रोजेक्ट प्रबल है। कौन सी आईआईटी की मदद से बना? आईआईटी हैदराबाद की मदद से बना। ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित 3D प्रिंटेड मिलिट्री बेस है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है ना। और अगर हम बात करें तो सिर्फ मात्र 14 घंटे में तैयार हुआ। कितने घंटे बेटा? 14 आवर्स में तैयार हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना। तो आजकल 3D मॉडल पे बनने वाले बहुत सारे आर्किटेक्ट आ गए हैं। अब हमारे पास मिलिट्री बंकर आ गया है। ठीक है, जापान में वो स्टेशन बन गया था 6 घंटे में, है ना। तो अब ये सब न्यूज में आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, ये सब बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जेडी वैंस, जेडी वैंस इज ऑन इंडिया विजिट, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसे याद रखिएगा। जेड वैन की अगर हम बात करते हैं तो ये यूएस के प्रेसिडेंट है जो भारत की विजिट पर आए हैं। अभी ये भारत की विजिट पर ही है ना। और अगर हम बात करें तो ये काफी सारे अलग अलग काम करके जाएंगे इंडिया आए हैं तो। अब इनकी खास बात क्या है भैया? ये यूएस के 50वें वाइस प्रेसिडेंट है और फर्स्ट प्रेसिडेंट है जनरेशन वाई के। ठीक है, जनरेशन वाई बेटा क्या होती है? जनरेशन वाई वो जनरेशन होती है जो 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुई, उसको हम बोलते हैं जनरेशन वाई। और जनरेशन जेड कौन सा होता है बेटा? जनरेशन जेड है आपका वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच में बॉर्न हुआ, है ना। देखो, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, फिर उसके बाद आता है अल्फा, है ना। अल्फा कौन से होते हैं? जो 2012 से 2024 के बीच में बॉर्न हुए हैं, वो सब अल्फा जनरेशन है। जो आजकल बच्चे पैदा हुए हैं लास्ट ईयर तक, वो अल्फा है। अब अगली जनरेशन शुरू हो गई, बीटा जनरेशन। बीटा जनरेशन जो है बेटा, बीटा जनरेशन का जो एरिया है वो 2025 से 2039 के बीच में है, याद रखिएगा। तो भैया जनरेशन वाई के ये पहले प्रेसिडेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ये जनरेशन आजकल न्यूज में है तो हो सकता है पेपर में आ जाए। तो जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, जनरेशन बीटा, ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे, है ना। तो भैया पृथ्वी दिवस का मुख्य थीम क्या है? तो देखो, अर्थ डे की बेटा अगर हम बात करें तो हर साल 22 अप्रैल को हम बेटा क्या मनाते हैं? अर्थ डे, है ना।
22 मार्च को क्या मनाते थे बेटा? 22 मार्च को मनाते थे वाटर डे, याद रखिएगा। और 22 मई को हम क्या मनाएंगे बेटा? 22 मई को मनाएंगे बायोडायवर्सिटी डे। ठीक है, तो ये 22 तारीख लगातार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे गलत मत करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो 22 अप्रैल को हम बेटा क्या सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे। अर्थ डे की बेटा अगर हम बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? ये 1970 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था जॉन मैककॉनल ने, जॉन मैककॉनल, है ना। उन्होंने बोला था भैया 21 मार्च को हम ऐसा करते हैं, सबसे बड़ा दिन शुरुआत होती है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम भैया 21 मार्च को ये मनाने की सोच रहे हैं, है ना। लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, गेलॉर्ड नेल्सन ने, गेलॉर्ड नेल्सन ने, है ना, इसको 22 अप्रैल कर दिया। तो हम इसलिए इसे हर साल बेटा 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया इसकी थीम क्या है ना। तो हमारे पास ये सभी थीम है लेकिन अलग अलग ईयर की है। इस साल की थीम है अवर पावर अवर प्लानिट, है ना, हमारा प्लानिट ही हमारी पावर है। ठीक है, ये आपकी 2024 की थीम है, ये आपकी 2023 की थीम है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये थीम अक्सर पूछ ली जाती है ना, या मैच करने को दे दी जाती है, तो गलत मत करिए। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी गोइंग है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, सबसे बड़ी न्यूज, देश में फैलने वाली सबसे बड़ी न्यूज, ठीक है, पोप फ्रांसिस डाइड रिसेंटली, है ना। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है ना। मंडे को ईस्टर में ही इनका डेथ हो गई, ये बहुत ही दुखद समाचार है। और अगर हम बात करते हैं तो पोप फ्रांसिस की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत सारा रिकॉर्ड रखने वाले पोप थे, है ना। पोप फ्रांसिस की बेटा अगर हम बात करते हैं, है ना, तो पोप फ्रांसिस जो है हमारे, इनका नाम फ्रांसिस नहीं है एक्चुअली, है ना। ये पोप फ्रांसिस जो है, ये किस देश से थे? तो ये अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए थे, है ना। और ये पोप वगैरह जो होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा? वेटिकन सिटी यूरोप में होते हैं, है ना। तो ये नॉन यूरोपियन पहले पोप थे, है ना, नॉन यूरोपियन, पिछले 1300 साल में बनने वाले ये पहले पोप थे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिकन मूल के पहले पोप थे, है ना। और सदर्न हेमिस्फीयर के भी पहले पोप थे, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के नीचे जो एरिया है, उस एरिया से आने वाले ये इकलौते पोप थे। तो इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड थे, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। कई सारी चीजें ऐसी करी हैं, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज करने वालों को परमिशन देना, है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे रिफॉर्म कर दिए हैं जो कि बोल्ड मूव के लिए इन्होंने ओके किया, जो कि होना नहीं चाहिए, मतलब हर कोई इस पे कतराता है इतनी बड़ी पोस्ट पर, लेकिन इन्होंने ऐसा किया, है ना। 88 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक की वजह से। काफ़ी टाइम से इनकी हेल्थ इश्यूज थे, लंग्स में इन्फेक्शन था, 5 हफ्ते से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी इनकी डेथ हो गई मंडे को। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पोप फ्रांसिस की बेटा, तो पोप फ्रांसिस के बारे में हमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, है ना। इनका बेटा रियल नेम क्या था ये भी जान लीजिए, रियल नेम, है ना, जॉर्ज मारियो बर्गोलियो, बर्गिलियो, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है ना, ये कौन से नंबर के पोप थे, आपको ये बताना है ना। अभी इनके बाद अब कौन आएगा इसके लिए एक चुनाव होगा, है ना। और काफी लंबा चलता है, फिर एक 2013 में ये पोप बने थे, याद रखिएगा, है ना। और तब से अब तक ये चले आ रहे हैं, है ना, काफी लंबा टाइम रहा है इनका। ठीक, तो अब नए पोप कौन बनते हैं ये देखने वाला है। ठीक है, तो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद हमारे पास अब कौन नए पोप आते हैं देखने वाला है। खास बात क्या है कि अब नए पोप की वोटिंग के लिए 4 भारतीय भी इसमें शामिल होंगे, भारत से भी 4, जो
आपके बोल सकते हैं पादरी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कई बार आया है और पेपर में लगातार आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, है ना, हरा सोना किसे कहा जाता है ना। तो बेटा मैरिजुआना, बैम्बू, क्रूड ऑयल, जूट। तो भैया ग्रीन गोल्ड की अगर हम बात करें तो बैम्बू को कहा जाता है, बांस को कहा जाता है ना। बैम्बू एक तरह की ग्रास है ना, और इसे हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके लाइट वेट होने की वजह से और मजबूती की वजह से इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ये हर जगह नहीं उगता है ना। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। क्रूड ऑयल ब्लैक गोल्ड है बेटा, कौन सा गोल्ड है? ब्लैक गोल्ड, है ना। काला सोना किसे कहा जाता है? क्रूड ऑयल को। ठीक है। और इसको गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, किसे? जूट को, है ना। कई बार पूछा था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपका जूट से, है ना। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, कई तरह के रेवोल्यूशन होते हैं, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है बेटा? जूट से, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ बैम्बू की अगर हम बात करें तो बैम्बू बहुत मजबूत है, और बैम्बू इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में, है ना। बैम्बू को खाते हैं आपके पांडा, पांडा खाते हैं, और पांडा भी कहीं कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे उनको बैम्बू मिलेगा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पांडा की एग्जिस्टेंस अगर देखी जाती है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, और बैम्बू भी वहीं पे सबसे ज्यादा है, इसे याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में बैम्बू और पांडा दोनों मिलेंगे बेटा, है ना। हर चीज को रिलेट करती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। टूटेधर, टूटेधर अग्निखेली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बेटा टूटेधर अग्निखेली जो है, ये कर्नाटक में बेटा सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटक के कई हिस्सों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरह का लाइट फेस्टिवल होता है, जिसमें आग, या बोल सकते हैं अग्नि की को का खेल होता है, और उसको पूजा भी जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहाँ मेनली सेलिब्रेट होता है? कर्नाटका में होता है मेनली, है ना। होता तो और भी अगल बगल के स्टेट में, बट मेनली ये कर्नाटका में सेलिब्रेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी न्यूज़ है, 42nd वीफैंग इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल्स, है ना। पतंग उड़ाने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना बेटा। काइट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? 42nd नंबर का, है ना। 42वां काइट फेस्टिवल, है ना। तो बेटा इनमें आपके पास चार ऑप्शन है, टोक्यो, शानडोंग, बीजिंग, किंगाई। तो भैया देखो इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में पतंग उड़ाने वालों की संख्या बड़ी लिमिटेड है। तो भैया ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ शानडोंग में, शानडोंग, याद रखिएगा। बेटा जब हम शानडोंग की बात करते हैं तो ये है आपका काइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? काइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा। काइट कैपिटल, पतंग वतंग का सबसे पहले शुरुआत यहीं पर हुई, इसे ध्यान रखना है। ठीक है। अब इस काइट फेस्टिवल में खास बात क्या है? तमिलनाडु ने, भारत के किस राज्य ने पहली बार डेब्यू किया? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने यहाँ पर डेब्यूटेंट के फॉर्म में अपना शुरुआत कर दिया। ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु ने इसमें अपना डेब्यू शुरू कर दिया है। और अगर हम बात करते हैं 50 से ज्यादा देशों ने, 50 कंट्रीज से भी ज्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया से कौन गया? तमिलनाडु गया। तमिलनाडु में काफी ज्यादा स्कोप है पतंग का, है ना। इंडिया में तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने इंटरनेशनल, ठीक है, काइट फेस्टिवल 2025 को होस्ट करेगा मई में, अगले महीने, है ना। याद रखिएगा ममलापुरम में। कहाँ पे बेटा? ममलापुरम में। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अगले महीने कहाँ होना है? तमिलनाडु में, है ना। ममलापुरम, ममलापुरम एक कोस्टल एरिया है, अपने मंदिरों, भव्य मंदिरों के लिए फेमस है, और उसी रीजन में काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। तो पतंग वालों हो जाओ तैयार, आपके लिए आ गया है एक और फेस्टिवल। ठीक है। चलिए, हाँ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर सन रे लाई परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, है ना। परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत पड़ता है। इक्वेटर पे सन की रेस साल में कितनी बार लंबवत पड़ती है? भाई सन की रेस पूरे अर्थ पर कितना? पूरे अर्थ पर एक साल में 4 बार पड़ती है। कितनी बार पड़ती है बेटा? 4 बार। लेकिन अब से पूछा इक्वेटर के पर कितनी बार परपेंडिकुलर पड़ती है, तो 2 बार। ठीक है।
दो बार इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब भी सन की रेस इक्वेटर पे बेटा परपेंडिकुलर पड़ती है तो पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर होता है, इसे बोलते हैं हम इक्विनॉक्स, है ना। जैसे कि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होता है और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होता है। सिमिलरली जब सन की रेज टॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर भी परपेंडिकुलर पड़ती है, तो अर्थ पे एक साल में 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है। 2 बार इक्वेटर पर, 1 बार कैप्रिकॉर्न पे, 1 बार कैंसर पे। क्लियर है। अब जब भी सन की रेज टॉपिक ऑफ कैंसर पे बेटा परपेंडिकुलर पड़ती है तो नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और सिमिलरली जब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये दिन कौन कौन से होते हैं ऐसा फिक्स तो नहीं है, लेकिन 21 मार्च, फिर 21 जून, ठीक है, और तुम्हारा 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। इन दोनों टाइम पर इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। बड़े बड़े दिन का, ठीक है। समर सॉलिसाइड्स, विंटर सॉलिसाइड का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो आपने पढ़ा होगा, याद नहीं है तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है ना। क्लियर है। तो ये हमारे हो गए बेटा टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। तो मजेदार और अच्छा लगा है तो बेटा लाइक और शेयर कर दो और ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचा दो इसे, है ना। और क्लास एंड करने से पहले बैच का अनाउंसमेंट, वही ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। से ध्यान रखिएगा। तो बेटा चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।